गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को क्लास 9th की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। तो आप लोगों का पहला चैप्टर समाप्त हो चुका है। आज हम आप लोगों को दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। दूसरे चैप्टर में क्या है, ऊतक किसे कहते हैं, टिश्यू होते क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे टिश्यू क्या है, ऊतक क्या है, ऊतक की खोज किसने की थी, इन सब के बारे में जानते हैं। किसके तहत हम ऊतक का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम यही जानेंगे ऊतक होता क्या है, ऊतक किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ऊतक शब्द की खोज किसने की थी। तो आइए डिटेल से जानते हैं। ऊतक शब्द का प्रयोग, ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाइकाट ने किया था। सन 1771 से 1802 में किया। 1802 में किया था। तो ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बाइकाट ने 1771 से 1802 में किया था। अब जानते हैं ऊतक किसके अंतर्गत, ऊतक का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं। ऊतकों का अध्ययन हम औद्योगिकी के अंतर्गत करते हैं। औद्योगिकी के अंतर्गत करते हैं। ऊतकों का अध्ययन औद्योगिकी के अंतर्गत हम करते हैं। अब आता है औद्योगिकी शब्द की स्थापना किसने की थी। औद्योगिकी शब्द की स्थापना मार्सेलो मेलपीगी ने की थी। इसके बाद आता है कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। मेयर ने किया था। ऊतकों का अध्ययन हम औद्योगिकी के अंतर्गत करते हैं और मार्सेलो मेलपीगी ने औद्योगिकी की स्थापना की थी। औद्योगिकी की स्थापना मार्सेलो मेलपीगी ने की थी और इसका प्रयोग, औद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था। तो इतना था ऊतक के बारे में। ऊतक का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, ऊतक शब्द का प्रयोग बाइकाट ने किया था। आता है फिर इसके बाद किसके अंतर्गत हम ऊतक का अध्ययन करते हैं। औद्योगिकी के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। फिर औद्योगिकी शब्द का प्रयोग की स्थापना या प्रयोग किसने किया था। औद्योगिकी शब्द की स्थापना मेलपीगी ने की थी, मार्सेलो मेलपीगी ने। और औद्योगिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर ने किया था। तो अब हम जानते हैं कि ऊतक क्या है। ऊतक क्या होता है, अनेक कोशिकाओं के संयोजन से बनता है जिसका आकार यौन आकृति
स्रोत। विकास, विकास सामूहिक क्रिया। ये ऊतक कहलाता है। ऊतक क्या है? जिनकी कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनका आकार एवं आकृति समान हो, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत समान हो, जिनका विकास समान विधियों से हुआ हो और जो सामूहिक रूप से कोई भी कार्य करती हूँ, सामूहिक रूप से उस क्रिया को संपन्न करती हूँ, वही क्या कहलाएगा? ऊतक कहलाएगा। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जिसका आकार एवं आकृति समान हो, उत्पत्ति का स्रोत भी समान हो, विकास भी समान विधियों से हुआ हो और जो कोई भी कार्य को करते हो, किसी भी कार्य को करने के लिए उनमें जो क्रिया होती है वो सामूहिक रूप से काम करें, एक साथ इकट्ठा होकर करें, तो उन्हीं को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। अब हम जानते हैं ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक दंत ऊतक होता है और पादप ऊतक होता है। ऊतक दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। अब इसमें आपको पढ़ना है ऊतक के अंतर्गत, टिश्यू के अंतर्गत दो ऊतक पढ़ने हैं, तो प्लांट ऊतक और एनिमल ऊतक। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांट ऊतक, पादप ऊतक। तो पादप ऊतक जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विभाज्योतक, दूसरा होता है अस्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। पादप ऊतक, प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है विभाज्योतक ऊतक और दूसरा होता है अस्थायी ऊतक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। तो अब हम ये जानेंगे कि विभोजोतक क्या होते हैं और अस्थायी ऊतक क्या होते हैं। आपको इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम विभोजोतक के बारे में जानते हैं कि विभोजोतक है क्या। तो विभोजोतक क्या होते हैं? ये पौधों के कुछ निश्चित क्षेत्रों में से वृद्धि करते हैं, निश्चित क्षेत्रों में। विभोजोतक जो होते हैं पादप के सिर्फ निश्चित क्षेत्र में ही
वृद्धि करेंगे, इसके अलावा वो कहीं पे भी वृद्धि नहीं करेंगे। जिसका जहाँ पे कार्य होगा जिस ऊतक का, वो वहीं पे वृद्धि करेगा। ये नहीं कि पादप के पूरे कोशिकाओं में वो विभाजन करेगा। जैसे विभोज ऊतक कहाँ पे करते हैं? जड़, तना, पत्ती, कलियों, आदि में करता है। तो विभोजोतक जो होते हैं ये वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही करते हैं, इसके अलावा ये कहीं पे भी वृद्धि नहीं करते। और वो निश्चित क्षेत्र कौन कौन से हैं? जड़ है, तना है, पत्ती है और कलियां हैं, यहाँ पे ये वृद्धि करते हैं। तो ये हो गया विभोजोतक के बारे में। अब हम पढ़ें, अभी आपको ये बताना है कि ये जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं, जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। सिर्फ पादप के ही ऐसे टिश्यूज होते हैं जो जीवन भर लाइफ टाइम क्या करते हैं? वृद्धि करते रहते हैं। ह्यूमन में कह सकते हैं, मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है कि वो लाइफ टाइम विभाजित होते रहे या वृद्धि करते रहे। सेल्स होते हैं डिवाइड, लेकिन ये टिश्यूज होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं। सिर्फ पादप ऐसे होते हैं जिनमें भी ये गुण पाया जाता है कि वो लाइफ टाइम वृद्धि करते रहते हैं, चाहे जब तक वो मृत्यु नहीं हो जाते। और ह्यूमन बींग्स ऐसा नहीं करते, वो कुछ निश्चित समय तक ही वृद्धि करते हैं। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हम इसके प्रकार जानेंगे विभोजोतक के। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शीर्षस्थ विभोजोतक, दूसरा है अंतर्वेशी, और तीसरा है पार्श्व। ये 3 प्रकार के होते हैं। शीर्षस्थ विभोजोतक क्या है? एपिकल, मेरिस्टम, और ये इंटर कैलरी मेरिस्टम, और तीसरा है लेटरल। मेरिस्टम। तो विभोजोतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है शीर्षस्थ विभोजोतक, दूसरा है अंतर्वेशी विभोजोतक और तीसरा है पार्श्व विभोजोतक। तो ये जो विभोजोतक होते हैं ये भी कुछ निश्चित क्षेत्रों में ही विकास करते हैं, पूरे बॉडी में, पूरे ऊतक में नहीं करते। जैसे इसका फिगर आप देख लेंगे, ये समझ लो आप कोई पादप है, ये पादप है, ये इसका शीर्ष भाग है। तो शीर्षस्थ विभोजोतक जो होगा सिर्फ शीर्ष पर ही, नोड के पोर्शन पर ही वृद्धि करेगा, इसके अलावा पूरे शरीर में कहीं पे भी वृद्धि नहीं करेगा। अब आता है अंतर्वेशी विभोजोतक। ये करेगा, क्या करेगा? अंतर्वेशी, इसमें करेगा। और ये इंटरकैलरी पार्श्व विभोजोतक, ये
साइड साइड से करेगा। इसमें इस प्रकार की ग्रोथ करेंगे। विभोज्योतक जो होता है शीर्षक विभोज्योतक पौधे के शीर्ष में वृद्धि करेगा और अंतर्वेशी विभोज्योतक जो होता है वो बीच बीच में करेगा और पार्श्व विभोज्योतक जो होता है वो साइड साइड में पौधों के ग्रोथ करेगा। तो ये था विभोज्योतक। अब हम पढ़ेंगे विभोज्योतक के बाद अस्थायी ऊतक के बारे में कि अस्थायी ऊतक किसे कहते हैं। हमने आपको बताया कि शीर्ष में किस प्रकार हो रहा है, शीर्षक विभोज्योतक, अंतर्वेशी विभोज्योतक और पार्श्व विभोज्योतक। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तीनों का उदाहरण। शीर्षक थोड़ी देर पहले हमने आप लोगों को बताया कि शीर्षस्थ विभोज्योतक जो होगा शीर्ष पर लंबाई में वृद्धि करेगा, अंतर्वेशी जो होता है मध्य में करेगा और पार्श्व विभोज्योतक जो होता है वो दोनों साइड साइड से करेगा। तो हम इसमें ये जानते हैं ये कहाँ कहाँ पे उपस्थित होते हैं। पौधों की जड़ों में, तनों पर पाए जाते हैं। तनों के कहाँ पे पाए जाएंगे, एकदम नोड पर पाए जाएंगे, वहां पे ये वृद्धि करते हैं और ये निरंतर विभाजित होते रहते हैं, हमेशा विभाजित होते रहते हैं। क्योंकि आप देखते होंगे पादप जो होते हैं उनकी कलियां हमेशा डेली पर डे बढ़ती रहती, तो ये निरंतर विभाजित होते रहते हैं। अब अंतर्वेशी में देखते हैं ये पौधों की वृद्धि, पादप जिस कारण लंबे होते हैं, पौधा इतना लंबा है, इससे लंबा होने के लिए कौन जिम्मेदार है, उत्तरदायी है, अंतर्वेशी विभोज्योतक। ये पौधों की वृद्धि के लिए, पौधे जितने ज्यादा वृद्धि करते हैं किसके कारण, अंतर्वेशी विभोज्योतक के कारण। और ये कहाँ कहाँ पे करते हैं, पर्ण संधियों पे। जैसे यहाँ पे कोई नोड है, यहाँ से पत्ती निकली है, यहाँ से निकली है, तो यहाँ पे ये ग्रोथ करेंगे, या यहाँ से कोई टहनी निकली है तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे ये पर्व संधियों पे वृद्धि करते हैं। अब पार्श्व विभोज्योतक क्या होगा, वो साइड साइड से ग्रोथ करेगा। जैसे ये कहाँ कहाँ पे, वृक्ष में करेगा, वृक्ष के नीचे उपस्थित, ये वृक्ष के एधा में, एधा होता है वहां पे उपस्थित होते हैं, जहां पे ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, वृद्धि करते हैं। अब आपको पढ़ना है कि अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं और अस्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू है क्या। अब दूसरा आपको पढ़ना है अस्थायी ऊतक। परमानेंट टिश्यू, आपने पहले विभेज्योतक के बारे में पढ़ा। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं ये किसके द्वारा, इनका निर्माण विभोज्योतक से ही हुआ होता है। अस्थायी ऊतक का निर्माण विभोज्योतक से हुआ रहता है। ये एक विशिष्ट कार्य करती है, ये पूरे टिश्यू में, पूरे प्लांट के टिश्यू में एक विशिष्ट कार्य करती है,
जिसके फलस्वरूप ये अस्थायी ऊतक का निर्माण करती है। यानी क्या करेंगे, अस्थायी ऊतक का निर्माण करेंगे। विभोज्योतक जो होते हैं वो अस्थायी ऊतक का निर्माण करेंगे। विभोज्योतक की कोशिकाएं विशिष्टीकृत होकर विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतक का विकास करती है। विभोज्योतक से अस्थायी ऊतक का निर्माण होता है और अस्थायी ऊतक जब बन जाता है तो फिर विभोज्योतक की कोशिकाएं जो होती हैं उसको विशेषीकृत करती हैं, इकट्ठा करती हैं, एक विशेष कार्य करने के लिए उसे क्या करती हैं, विशेष कार्य करने के लिए उसका विकास करती हैं। तो अब हम जानेंगे कि कितने प्रकार के परमानेंट टिश्यू होते हैं, अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, सरल, ऊतक, सिंपल टिश्यू। दूसरा है जटिल ऊतक, जटिल ऊतक, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। और तीसरा है विशिष्ट ऊतक। स्पेशल टिश्यू। अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सरल ऊतक, दूसरा जटिल ऊतक और तीसरा है विशिष्ट ऊतक। तो सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे, सरल ऊतक। सरल ऊतक किसे कहते हैं, एपिडर्मिस के नीचे की कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं जिसे सरल ऊतक या सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस किसे कहते हैं, कोई सेल है जहां से लेयर गई इसी को क्या कहेंगे, एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस की जो नीचे की कोशिकाएं होती हैं उसी को सरल ऊतक या सरल अस्थायी ऊतक कहते हैं। और ये ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। तो सरल ऊतक किसे कहते हैं, सरल ऊतक एपिडर्मिस के नीचे की कोशिकाओं के, ये एपिडर्मिस की लेयर है, एपिडर्मिस, इसके नीचे कुछ परतें पाई जाएंगी तो उसी को क्या कहेंगे कि ये सरल ऊतक या सरल अस्थायी ऊतक है। और फिर सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है कॉलेनकाइमा, तीसरा है तो सरल ऊतक किसे कहते हैं, सरल ऊतक एपिडर्मिस के नीचे की कोशिकाओं की कुछ परतें होती हैं। हमने आप लोगों को बताया कि कहाँ पे कैसी परतें हैं। और ये सरल ऊतक या अस्थायी ऊतक का, उन्हीं को सरल ऊतक या अस्थायी ऊतक कहते हैं। सरल ऊतक या अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा है वॉलेनकाइमा,
तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पैरेन्काइमा क्या है। ये सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल अस्थायी ऊतक है। वृक्ष हो चाहे झाड़ी हो चाहे शाख हो, ये सब सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऊतक है पैरेन्काइमा। सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक है। वाला ऊतक है। यह पतली कोशिका भित्ति, इसकी जो कोशिका भित्ति होगी, कोशिका की संरचना कैसे होती, इस प्रकार होती है। इसमें जो कोशिकाएं होंगी बहुत पतली पतली होंगी और इनकी कोशिका भित्ति जो होती है बहुत पतली होती है। कोशिका भित्ति वाली सरल, जो इनका कोशिका भित्ति होता है सरल कोशिकाओं का बना होता है। ये सिंपल टिश्यू है, सरल ऊतक है, तो इनकी जो कोशिकाएं होंगी वो सरल कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। कुछ कोशिकाएं पौधों में ऐसी होती हैं जो मृत कोशिकाएं भी होती हैं। तो ये कैसी कोशिकाएं हैं? जीवित कोशिकाएं हैं। और ये ऊतक जो होते हैं सरल ऊतक के तहत हम पैरेन्काइमा कर रहे हैं। ये भोजन का क्या करेंगी? संग्रह करती है। ये भोजन का संग्रह करती है। पैरेन्काइमा क्या होती है? पैरेन्काइमा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल ऊतक, कोशिकाओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक है। दूसरा पॉइंट है जीवित कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं जीवित कोशिकाएं होती हैं। और तीसरा पॉइंट है ये भोजन का संग्रह करती है पैरेन्काइमा। दूसरा आता है पैरेन्काइमा के बाद सरल ऊतक में स्क्लेरेनकाइमा। दूसरा है स्क्लेरेनकाइमा। क्या इसे दृढ़ ऊतक भी कहते हैं? इसे दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। ये इसका कार्य क्या है? पौधों को कठोरता व मजबूती देगा। कठोरता व मजबूती देता है। अगर स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ ऊतक भी कहते हैं, दृढ़ ऊतक का मतलब मजबूत करेगा, तो कठोरता व मजबूती देती है। तो कठोर और मजबूत वृक्ष होते हैं, झाड़ियां बहुत कम होती है और शाख तो बिल्कुल नहीं होते। दूसरा पॉइंट है ये लंबी और पतली होती हैं। ये लंबी और पतली होती हैं। ये ऊतक की कोशिकाओं, ये ऊतक की कोशिकाएं कैसी होती हैं? मृत होती हैं। स्क्लेरेनकाइमा को दृढ़ ऊतक भी कहते हैं। ये दृढ़ ऊतक होने के कारण पौधों को कठोरता व मजबूती देता है
और ये लंबी और पतली होती हैं। और तीसरा काम है इसका क्या, ये उदक की कोशिकाएं मृत होती। इससे पहले आपने सब पढ़ा था पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या होता है, जीवित कोशिकाएं थी, लेकिन इस ऊतक की जो कोशिकाएं होंगी वो मृत कोशिकाएं होंगी। अब आपको पढ़ना है तीसरा कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा किसे कहते हैं, ये कोलेनकाइमा जो होता है पौधों को लचीलापन देता है, लचीलापन देता है। इसी के कारण ये झाड़ियों में सबसे अधिक पाई जाती हैं, जिसके कारण झाड़ियाँ क्या होती, लचीली होती। और वृक्षों में इसकी मात्रा कोलेनकाइमा की कम होती है, तो वृक्ष मजबूत होते हैं। उसमें स्क्लेरेनकाइमा ज्यादा होता है, इसीलिए वो ज्यादा मजबूत होते हैं। और यह पौधों के विभिन्न भागों में पाया जाता है, जैसे पत्ती और तना में। और बिना टूटे हुए ये क्या देता है, पत्ती और तने में लचीलापन। तीसरा आता है पॉइंट, यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्ड प्रिंट पर पाया जाता है। एपिडर्मिस ये है, इसके जो नीचे का पोर्शन होगा पर्ड प्रिंट, वो वहां पे पाया जाएगा। क्या, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे पर्ड प्रिंट पे पाया जाता है। तो कोलेनकाइमा क्या करता है, पौधों को लचीलापन देता है। ये शाख, झाड़ियों, पत्तियों पे पाई जाती है। दूसरा पत्ती तना क्या देता है, पत्ती तने को लचीलापन यही दे रहा है। और यह एपिडर्मिस के नीचे कहाँ पे पाया जा रहा है, पर्ड वृंत पर पाया जाता है। अब आपको देखना है अंतर्वेशी विभोजोतक के बारे में आपको पढ़ना है। अंतर्वेशी विभोजोतक, ये आप लोगों को कल बताया जाएगा। दूसरा, आज आपने शीर्षक विभोजोतक के बारे में पढ़ा, ये कितने प्रकार की होती हैं, इसमें जो प्रकार पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद आप लोगों को कल दूसरे वीडियो में बताया जाएगा।